हेलो दोस्तों, मैं भी अजीम और आप सुन रहे हैं एक कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं सुन रहे हैं एक इमोशनल स्टोरी जिसका नाम है एक पुरानी अलमारी। मूवर्स एंड पैकर्स जैसा कि दस्तूर है 2.25 घंटे की देरी से पहुँचे। आदमी कम थे, सामान ज़्यादा। आखिर पिछले 10 सालों में ख़रीदी हुई हज़ारों चीज़ें डिब्बों में पैक करनी थीं। नेहा ने कहा, कबाड़ इकट्ठा करने की तुम्हारी पुरानी आदत है। हर अलमारी, हर डिब्बे खोलकर देख लो। नए घर में सिर्फ वही जाएगा जो काम का है, बाकी सब कबाड़ी के काम का है। हम बेशक नए घर जा रहे थे, पर बीबी तो पुरानी थी। ऑर्डर इज़ ऑर्डर। मैं अलमारियों की जांच में लग गया। बच्चे दौड़ते हुए आए और बोले, नए घर में बड़ी सी बालकनी भी है। बेटे और बेटी की हंसी का ठप्पा लग गया, यानी दुनिया गुलजार हो गई। मैंने बच्चों को देखा और सोचा, सब कुछ तो है मेरे पास। नौकरी में तरक्की हो गई है, नया घर ले लिया है और नई गाड़ी लेने के लिए रोज घर में हाई लेवल पीस नेगोशिएशन चल रही है। मूवर्स और पैकर्स ने अपना काम चालू कर दिया। एक ने कमरे के एक नए कोने को देखकर कहा, सर, इस अलमारी का क्या करना है? हर छठे महीने हम मियाँ बीवी के बीच ये एक सवाल अक्सर उठ खड़ा होता है। वो आज फिर इस कमरे में गूंज रहा था। इस अलमारी का क्या करना है? अगले 6 घंटे मूवर्स एंड पैकर्स महाभारत के सिपाहियों की तरह दर्जनों लड़ाइयाँ लड़ते रहे। गोलू की एथलेटिक ट्रॉफी की टोपी डिब्बे में फिट नहीं आ रही थी। पिंकी की साइकिल का स्टैंड तीर की तरह पैकिंग से बाहर निकला जा रहा था। क्रॉकरी की पैकिंग नुक्ताचीनी की चैंपियन मेरी बीवी के मन की नहीं हो रही थी। मौजों के जोड़ीदार बिछड़ गए थे और मुझे सिगरेट की तलब हो रही थी, और साथ ही एक साथ शक भी कि कहीं किसी ने मेरा क्रिस्टल एस्ट्रे किसी डिब्बे में छिपा के तो नहीं रख दिया। ऐसे कोलाहल में जब सबका ब्लड प्रेशर ऊपर पहुंच गया था तो एक ही शख्स खामोश बिना टेंशन के खड़ा था। वही 7 फुट ऊंची साल की लकड़ी से बनी अलमारी। मजदूरों ने फिर से पूछा, सर, इस अलमारी का क्या किया? किसी मजदूर करना है? सच पूछो तो मैंने कभी नहीं जान ही नहीं पाया था कि इस अलमारी का करना क्या है। मेरे दादाजी ने अपने स्टूडेंट डेज में इसे ख़रीदा था। जब पापा स्टूडेंट हुए तो उन्होंने मिली और मुझे मज़दूर ने कहा, सर, पूरा नाप लिया है। ये 7 फुट की अलमारी है। ना तो ये आपके नए मकान की सीढ़ियों से ऊपर जाएगी और ना आपके दरवाजे से अंदर घुस पाएगी। नेहा झुंझलाते हुए अंदर आई और बोली, आज इस अलमारी का फैसला ही होगा। मैंने दादाजी की विरासत को देखा और एक लंबी सांस ली। मजदूरों के कॉन्ट्रैक्टर से कहा, बॉस, किसी कबाड़ी को जानते हो जो ये अलमारी ख़रीद सके? मैंने कहा, नेहा से कहा, कम से कम इसकी चाबी तो दे दो, आखिरी बार देख लूं कि इसमें है क्या। अलमारी का दरवाज़ा ज़ोर से आवाज़ करके खुला, जैसे बरसों पुरानी कोई राज एक मंत्र फूंकने से खुल गया। अंदर मेरे दादाजी और पिताजी की यादों की महक थी। पीले पड़ गए पन्नों वाली किताबें थीं, पुराने फ़ोटो एल्बम थे, दादी की चूड़ियाँ रखने का छोटा सा एक बक्सा था, एक पानदान था जिसमें दादी का सरौता था और उसमें काटी गई कुछ सुपारी के टुकड़े। किताब रखने का स्टैंड था जिस पर अक्सर पिताजी सुंदरकांड पढ़ा करते थे। माँ की सिंदूर की डिब्बी थी जो वो अपनी विदाई के वक्त अपने घर से लाई थी, जो वर्षों पहले खो गई थी और महीनों हम उसे ढूंढते फिरे थे।
भूरे गत्ते की वो फाइल भी थी जिसमें गांव की प्रॉपर्टी के वो कागज़ थे जिनको लेकर पिताजी और उनके 3 भाइयों में मनमुटाव हो गया था। पिताजी ने आखिर कहा था, नहीं चाहिए मुझे ये ज़मीन के कागज़ के पन्ने, रिश्तों से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मेरे लिए। सूती कपड़े का एक बंडल था जिसमें मेरी चिट्ठियाँ थीं जो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज से लिखी थी। मैं जानता था कि नेहा इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं इस अलमारी का सामान रद्दी में फेंक दूं, कब कबाड़ी इस लकड़ी के पिंजरे को ले जाए। गलती उसकी नहीं थी। मैंने उसे बताया ही नहीं था कि जो बीत गया उससे मेरा कोई रिश्ता भी था। नेहा ने पूछा, कुछ मिला? मैंने कहा, 5 मिनट तो दो यार, 3 पुश्तों की यादें बंद हैं इसमें। कमबख्त मजदूर जैसे सर पर सवार थे। फिर पूछने चले आए, सर लंच का टाइम हो रहा है, इस अलमारी का क्या करना है? कुछ देर बाद उब के सब लोग कमरे से चले गए। मजदूर खाना खाने और नेहा किसी और कमरे में कुछ करने। मैं और मेरी अलमारी अकेले आमने सामने खड़े थे, एकदम वैसे ही जैसे 15 साल पहले मैं और पिताजी मानसून की एक दोपहरी में आमने सामने गुस्से में तमतमाए खड़े थे। उस रोज़ उस कमरे में शब्द नहीं थे, बस एक दहकती हुई खामोशी थी। मैं और मेरे पिताजी जैसे ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पर एक एक छोर पर प्लेटफॉर्म के सामने अगल बगल चल रही पटरियों की तरह हम इस घर में साथ तो थे, पर मैं जानता था कि हम कभी मिल नहीं सकते थे। मेरी ज़िंदगी का क्या हो, मेरा रास्ता कौन सा हो, मैं किससे शादी करूं, इसमें सब में मैं और वो कभी एक राय नहीं बना पाए। मैं उस मानसून की दोपहर उन्हें बताने गया था कि ये ज़िंदगी मेरी है और इसे मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊँगा। हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था और आंखों में नया गुरूर। मैंने कहा, मुझे नौकरी मिल गई है पिताजी, आपकी सिफारिश के बिना। पिताजी ने अपनी छड़ी फेंक दी थी और उसके 2 टुकड़े हो गए थे। आज उसी याद का दहकता हुआ लम्हा, पिताजी की टूटी हुई छड़ी का हैंडल वाला हिस्सा सामने अलमारी में पड़ा था। मेरी तरह शायद उन्होंने भी आज तक उस पल की नाराज़गी को ज़िंदा रखा था। 10 बरस बीत गए। मानसून की उस दोपहर के बाद गुस्से का नकाब पहने मैं और मेरे पिताजी एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए थे। न मैंने कभी उन्हें फ़ोन किया, न उन्होंने अपने पसंदीदा काले फाउंटेन पेन से मुझे चिट्ठी लिखी। माँ से बात होती थी तो नाटक करती थी, कहती थी कि सब कुछ ठीक है। अगर पिताजी की आवाज़ पीछे से सुनाई भी दे जाती थी तो मैं उनका जिक्र भी नहीं करता था। सर, कबाड़ी वाला आ गया है, मजदूर ने कहा। मैं और वो कबाड़ी वाला दोनों अलमारी को एक टक देख रहे थे। उसके कुछ रुपए कैद थे उसमें और मेरी भूली हुई ज़िंदगी। वो ज़िंदगी, वो रिश्ते, वो चेहरे, वो शहर, वो गली, वो छज्जा, वो दहलीज, वो खिड़की, जिससे एक एक करके मैं सारे नाते तोड़ चुका था। न जाने कब अपने से अजनबी बन चुका था। सर, लकड़ी अच्छी है, साल की, पर बहुत पुरानी हो गई है। दीमक भी लग गया है इसमें। इसके मैं 1000 रुपये दे सकता हूँ।
70 साल पुरानी चमकीली रिश्तों और कितने खूबसूरत लम्हों की लिपटी अलमारी। इसका दाम उसने लगाया था 100 रुपए के 10 नोट। इतनी सस्ती तो नहीं होती यादें ना। गाड़ी ट्रैफिक लाइट पर खड़ी थी। उसमें गुस्से में नेहा ने फिर एक बार पूछा, आर यू श्योर? आखिर तुम्हारा ही आइडिया था ये। मैं कुछ कहता उससे पहले ट्रैफिक लाइट हरी हो गई थी। बाकी का रास्ता एक नाराज खामोशी में गुजरा। मूनलाइट टावर की 5वीं मंजिल पर मिस्टर जैदी एक रियल एस्टेट एजेंट के साथ बैठे हुए थे। लड़का चाय लाया। एजेंट ने कहा, इसे ले जाओ, ठंडा लाओ, साहब को ज़रा ठंडे दिमाग से सोचना है। मैंने नेहा की तरफ देखा। वो जानबूझ के किसी मैगज़ीन के पन्ने पलट रही थी। इतने गुस्से में थी कि मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। मैंने एजेंट से कहा, मैंने सब सोच लिया है बॉस, मैं ये मकान नहीं ले रहा हूँ। मिस्टर जैदी बोले, देखिए आपकी मर्जी है, मुझे कोई ग्राहक मिल ही जाएगा, लेकिन आपको बता दूं कि इतने पैसों में इस एरिया में 3 बेडरूम फ्लैट आपको मिल जाए तो ये मकान मुफ्त रख लीजिएगा। मैंने कहा, जैदी साहब, मुझे ये मकान मुफ्त में नहीं चाहिए। एजेंट अपना सिर पकड़कर बोला, सर अचानक ऐसा क्या हो गया? 2 दिन में आपका गृह प्रवेश था। मैंने कहा, मकान बहुत खूबसूरत है, बस 7 फुट की मेरी एक यादों की एक अलमारी है जो उसमें जा नहीं पाएगी। मैंने आज ये जान लिया है कि इसके बिना मैं अधूरा हूँ। एस्टेट एजेंट के दफ्तर से निकलकर मैंने एक फ़ोन किया और कहा, पिताजी मैं बोल रहा हूँ, मैं गलत था, आप सही थे। मेरी सिर्फ ज़िंदगी मेरी नहीं है। मैं होली पर घर आ रहा हूँ। आपकी पोती 4 साल की हो गई है। बहुत कोशिश की पर आपकी तरह उसे कहानियाँ नहीं सुना पाया। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आप सुन रहे थे एक कहानी मेरी ज़बानी में, एक पुरानी अलमारी। यह इमोशनल कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताएं। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं अगली कहानी में।